आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में एंड टू एंड बताने वाला हूं। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल की सहायता से आप लोग कैसे कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट पाइथन में भेज सकते हैं। हम लोग इस मॉड्यूल को बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं और प्रैक्टिकल यूज केसेस समझने वाले हैं कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके क्या चीजें फुलफिल की जा सकती हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है, आपको देखो पाइथन तो आना चाहिए एक बेसिक लेवल पर, अगर आप लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल की डीप डाइव देख रहे हो तो। बट अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करा है, अपनी एक नई मशीन में हो, तो आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो python.org से। और मैं यहाँ पर JetBrains PyCharm का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगता है वो। तो मैं जल्दी से अपना जो PyCharm है उसको मैं फायर कर देता हूँ, PyCharm CE, और एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा PyCharm में। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल की डीप डाइव के लिए मैं जाऊँगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन पर, ठीक है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है मैं बताता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर readthedocs.io पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है डीप डाइव करेंगे, फाइल स्ट्रीमिंग समझेंगे, रिक्वेस्ट में अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट कैसे मारी जाती हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इंस्टॉलेशन। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है रिक्वेस्ट अपने कंप्यूटर में, बट pip3 या फिर pip install requests करके आप इंस्टॉल कर सकते हो रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो रिक्वेस्ट मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी है, तो मैंने यहाँ पर जो है ये इसको बंद कर दिया क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपका नहीं है, आप कर लेना इंस्टॉल, ठीक है। अब एक बात बताऊंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा PyCharm में और इसका नाम रखूँगा रिक्वेस्ट डीप डाइव पाइथन, ठीक है। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, मैं अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम चूज़ कर सकता हूँ। अब होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने अपना जो PyCharm है उसको सेटअप कर रखा है टू यूज़ द सिस्टम इंटरप्रेटर। मैंने कह रखा है सिस्टम इंटरप्रेटर जो है मैं यूज़ करूँगा। तो क्योंकि मैं सिस्टम इंटरप्रेटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरा ग्लोबल पाइथन यानी कि इस कंप्यूटर पे जो पाइथन इंस्टॉल हो रखा है उसमें इंस्टॉल होगा। अब अगर मैं इस कंप्यूटर में कहीं भी कोई पाइथन स्क्रिप्ट बनाता हूँ, वहाँ पर रिक्वेस्ट का वो वर्जन इंस्टॉल रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अपने सेट ऑफ मॉड्यूल्स को फ्रीज करके एक नए इन्वायरमेंट में डाल दूँ, तो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, और इस पाइथन इंटरप्रेटर से एक तरह से आप ऐसा समझ लो, इस पाइथन इंटरप्रेटर को कॉपी करके एक नया पाइथन इंटरप्रेटर बनाया जाएगा। लिटरली मत लेना बात को, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक नया पाइथन इंटरप्रेटर बनाया जाएगा और बनाने के बाद जो आपके पैकेज वर्जन्स हैं वो सारे इसके फ्रीज हो जाएंगे। तो ग्लोबल इंटरप्रेटर से कोई मतलब नहीं है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने आप में एक अलग पाइथन इंस्टॉलेशन की तरह काम करेगा। आई होप आप समझ गए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो, जो मेरा ये फोल्डर है इसी के अंदर एक VM नाम से फोल्डर बना देना, उसके अंदर इस पाइथन की कॉपी एक तरह से डाल देना। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, आपके पाइथन इंस्टॉलेशन की कॉपी है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, उसमें अलग अलग वर्जन ऑफ मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं बिना अपने बेस इंटरप्रेटर को जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसको छुए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा अभी आप लोगों को। अब ये इनहेरिट ग्लोबल साइट पैकेजेस कर दूंगा तो जितने भी मेरे ग्लोबल पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल हो रखे हैं वो सारे आ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक फ्रेश वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। अब एक यहाँ पर ऑप्शन होता है क्रिएट अ main.py वेलकम स्क्रिप्ट, यानी कि क्या वेलकम स्क्रिप्ट आप बनाना चाहते हो। मैं इसको चेक रहने देता हूँ क्योंकि मुझे अगर कुछ करना है तो मैं डिलीट कर दूंगा main.py फाइल बनाना। मैं नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा ऑटोमेटिकली बने, उसमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड रहा है, अच्छा लगता है, ठीक है। एक फ्रेमवर्क वाली फील आती है। क्रिएट पर क्लिक करूँगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ये बना लेगा। अब देखो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं आप लोग को बता दूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर करने में, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है, ठीक है। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है कि यार ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, मेरा PyCharm हैंग हो गया। बनने दो वर्चुअल एनवायरनमेंट, थोड़ा सा टाइम दे दो, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलो जी बढ़िया। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने IP रॉयल के साथ टीम अप किया है और आपको उनकी रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज पर 30% डिस्काउंट मिल सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रॉक्सी क्या होता है। तो बेसिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप लोग एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मान लो आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग करनी है एट स्केल और आप लोग चाहते हैं कि बहुत तेजी के साथ आप लोग जो है बिना थ्रॉटलिंग के किसी वेबसाइट के कंटेंट को स्क्रैप करके और डेटा को रेडी कर सकें। ऐसे में अगर आप लोग अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो आप लोगों को एक अच्छी प्रॉक्सी की ज़रूरत होगी। और IP रॉयल काफ़ी सही प्रॉक्सी है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया मुझे इसकी स्पीड और अवेलेबिलिटी लगती है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इनकी जो चैट होती है वो अवेलेबल होती है 24/7, विच इज़ अ प्लस। हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं कि रिक्वेस्ट के साथ प्रॉक्सी किस तरह से इस्तेमाल करना है, और आगे वीडियो में मैं आप लोगों को IP रॉयल की प्रॉक्सी को यूज़ भी करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग रिक्वेस्ट मारते वक्त अपनी IP को चेंज कर सकते हैं। IP रॉयल आप लोगों को जो है अलग अलग रोटेटिंग IPs प्रोवाइड करता है। तो हम
लोग इस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे आने वाले सेक्शंस में। तो अगर आप लोग अपने डेटा गैदरिंग एफर्ट्स को कामयाब बनाना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रॉक्सी की अवेलेबिलिटी अच्छी रहे, तो एक अच्छा प्रॉक्सी प्रोवाइडर चूज करना बहुत जरूरी है। और आप लोग अगर प्रॉक्सी खरीदना चाहते हैं तो आप लोग 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं कोड 30 कूपन कोड प्रयोग करके। तो आप लोग चेकआउट पर कोड 30 कूपन कोड यूज कर लेना अगर आप लोग रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज खरीदना चाहते हैं। तो अब वापस चलते हैं अपने वीडियो में और डीप डाइव करते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल में। तो एनवायरनमेंट हमारा रेडी है, एक सैंपल स्क्रिप्ट हमको मिली है। सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर जल्दी से दिखाना चाहता हूँ कि हम टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पर टर्मिनल प्राप्त कर सकते हैं अपने पाईचार्म का। अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे ना कोई भी मॉड्यूल, तो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट ये VNY एक्टिवेटेड है। कोई भी पैकेज आप लोग इंस्टॉल करोगे डायरेक्टली इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट रिक्वेस्ट और इसको रन करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल रिक्वेस्ट है ही नहीं। तो मुझे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट बाय यूजिंग पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। और आप लोग देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, एंड नाउ ये रेड वाली लाइन भी चली जाएगी और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो एग्जिट कोड 0 के साथ ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट को देखने वाले हैं। तो एक गेट रिक्वेस्ट को प्राप्त करने के लिए, यानी कि डेटा नेट से लाने के लिए, आपने सिंपली करना क्या है, r और आप लोग को लिखना है request.get और URL डाल देना है। जैसे मान लो मैं https://www.codewithhari.com और इसके बाद मैं अगर करूँगा print r.text, तो ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वेस्ट होती है जो कि इसका सोर्स कोड मुझे यहाँ पर लाकर दे देगी। अगर मैं चाहता हूँ इस सोर्स कोड को एक फाइल में डालना, तो मैं कहूँगा विद ओपन मान लो index.html और इसके बाद मैं लिख दूंगा as f और मैं लिख दूंगा f.write r.text। ये करने से इसका कंटेंट यहाँ पर चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई इसको राइट मोड में तो खोल लो, रीड मोड में क्यों खोल रहे हो? बाय डिफ़ॉल्ट तो रीड मोड में खुलता है। तो ये कह रहा है मुझसे, तो कोई बात नहीं भाई, ये लो। और यहाँ पर index.html मेरी बन चुकी है और यहाँ पर जो कंटेंट है वो इसका आ चुका है। तो अब इसको मैं स्क्रैपिंग वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मेरी फाइल मेरे पास आ चुकी है, डेटा मेरे पास आ चुका है, नेटवर्क से मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट अगर मान लो कोई भी वेबसाइट आप स्क्रैप करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, अगर वो वेबसाइट फॉर सम रीज़न डाउन भी है या फिर मान लो वो वेबसाइट शट डाउन हो जाती है, उसके बाद भी अगर आपने डाउनलोड कर लिया डेटा तो आपके पास है। इसीलिए मैं वेब स्क्रैपिंग में पहला स्टेप जो करता हूँ वो यही करता हूँ, मैं डेटा को डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद स्क्रैपिंग करता हूँ ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा इंस्टेड ऑफ ऑन द फ्लाई स्क्रैपिंग। क्योंकि अगर मेरा प्रोग्राम ने एरर थ्रो कर दिया तो मुझे पता है कि भाई ये डेटा मेरे पास है, इंक्रीमेंटली मैं डेटा पहले स्टोर करूँगा, सेव करूँगा एज HTML फाइल्स, उसके बाद उन HTML फाइल्स को मैं स्क्रैप करूँगा, बिकॉज दैट विल बी वेरी फास्ट। स्लो होती है नेटवर्क रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रो टिप थी स्क्रैपर्स के लिए, जो लोग स्क्रैपिंग करना चाहते हैं फॉर एनी रीजन। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट हो गई। अब अगर आप लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन, इनफैक्ट किसी भी मॉड्यूल को सीखना चाहते हो आप पाइथन के अंदर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गिटहब की पब्लिक एक्टिविटी होती है उसको यहाँ पर ये स्क्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप देख सकते हो, और इसका टेक्स्ट मंगा रहे हैं। तो ये जो कोड है इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कॉपी करूँगा इस कोड को और यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन से मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं एक काम करता हूँ ज़रा, ये एक तो index.html डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इस main.py फाइल को मैं रीनेम करूँगा और इसको रीनेम करूँगा राइट क्लिक रीफैक्टर रीनेम करके, और रीफैक्टर रीनेम और इसका नाम मैं रख दूँगा गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसका नाम मैं ऐसे रखता हूँ 01 गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हमारा जो है पहला प्रोग्राम हो गया। अब एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा, थोड़ा सिस्टमैटिक चीज़ों को रखना चाहता हूँ। राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ 02 क्विक स्टार्ट। .py नहीं भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाल लेता है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन मैं एक पाइथनिस्टा होने के नाते इसके बग्स को फिक्स करूँगा, क्योंकि मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, मुझे पता है कि भाई रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा और इन चीज़ों को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइथन की रैपल में चले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इनको एक प्रोग्राम में चलाने का। तो आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखूँगा, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, ऑल्ट दबा के ना मल्टीपल कर्सर्स लगा लेता हूँ चुपके से और प्रिंट कर लेता हूँ चुपके से, एंड दबाऊँगा,
ब्रैकेट बंद करूँगा या डबल ब्रैकेट लग गया पता है मुझे, ठीक कर लूँगा इसको, ये हटाऊँगा, ये हटाऊँगा, ये हटाऊँगा, ये हटाऊँगा, रन करूँगा राइट क्लिक रन करके। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये कह रहा है रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दिया नहीं है एक्चुअली। तो ये कह रहा है भाई ये जो एपीआई है ये ऑथेंटिकेशन चाहती है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं यार गिटहब की क्या कोई ऐसी एपीआई है जो कि ऑथेंटिकेशन जिसको नहीं चाहिए। देखते हैं यार यहाँ पर क्विक स्टार्ट में देखते हैं क्या कोई ऐसी एपीआई है गिटहब की। इनफैक्ट एक एपीआई है गिटहब की, आई थिंक इट इज़ मेंशन्ड इन द क्विक स्टार्ट पेज। ये देख रहे हो आप लोग, मैंने कहा था ना है, ये है गिटहब के पब्लिक टाइमलाइन, गिटहब के पब्लिक इवेंट्स की टाइमलाइन है। तो इसको ही करते हैं भाई, ऑथ क्यों ही करना जब बिना ऑथ के काम हो रहा है। तो क्योंकि हम तो वैसे भी यार सिंपल रिक्वेस्ट को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा और यहाँ पर देखो ये सारे इवेंट्स इसने मुझे दिखा दिए। ये क्या किया इसने, एज अ जेसन मुझे दे दिया। तो मैं प्रिंट आर डॉट टेक्स्ट करता हूँ, ये सारा मैं आपको समझाता हूँ। जो रिस्पॉन्स हेडर्स हैं वो आप लोग को आर डॉट हेडर्स में मिलते हैं। जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है वो आपको आर डॉट स्टेटस कोड में मिलता है। जो रिस्पॉन्स की इनकोडिंग है वो आपको आर डॉट इनकोडिंग में मिलती है। फिर आर डॉट टेक्स्ट में आपको रॉ टेक्स्ट रिस्पॉन्स मिलता है। आर डॉट जेसन से आपको जेसन पार्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है। ओके सही है, बढ़िया। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो क्विक स्टार्ट पेज जो है रिक्वेस्ट मॉडल का वो काफ़ी सही है। अब इसमें क्या है कि आपको बताया हुआ है कि रिक्वेस्ट मॉडल को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें देखना चाहते हैं तो बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ कि बाकी तरह की रिक्वेस्ट किस तरह मारी जाती है रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। लेकिन उससे भी पहले प्रकाश डालना चाहूँगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल विद क्वेरी पर। तो क्विक स्टार्ट पेज पर अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो ये 2 लाइन्स ऑफ कोड दिए हुए हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा और एक यहाँ पर नई फाइल बनाऊँगा, वीएन के अंदर नहीं, यहाँ बनाऊँगा न्यू पाइथन फाइल करूँगा और यहाँ लिखूँगा 03 रिक्वेस्ट विद क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ साइड में खुल गई, अरे भाई यहाँ खोलना है मुझे। इसको मैं ज़रा यहाँ पर स्प्लिट एडिटर को बंद कर देता हूँ, ये 2 फाइल्स काफ़ी हैं। और मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करूँगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट करूँगा, एंटर मारूँगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखो अगर मैं चाहता हूँ कि http://bin.org/get पर मैं इन पैरामीटर्स के साथ इन गेट पैरामीटर्स का रिक्वेस्ट मारूँ तो मैं मार सकता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दिस इज़ एज गुड एज विजिटिंग दिस ऑन द ब्राउज़र। विजिटिंग व्हाट ऑन द ब्राउज़र, दिस key1 इज इक्वल टू value1 एंड ये गेट पैरामीटर्स हैं। अब यार ये मत कहना गेट पैरामीटर्स क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में, बता रहा हूँ मैं, पहले वार्निंग दे रहा हूँ आपको। ये बताने वाले जो है छोड़े नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ये सिंपल चीज़ है और इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता आपको कितनी बार बता चुका हूँ। तो अगर मैं इसको विजिट कर लूँ अपने ब्राउज़र में तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, देखो key1 key2 ये आर्ग्यूमेंट्स इन्हें गेट पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर रन करूँ, इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैं अगर रन करूँ तो आप लोग, एक मिनट, मैंने ये कहाँ डाल दिया, क्विक स्टार्ट को रन कर दिया मैंने गलती से। कभी भी नई फाइल बनाओ ना बाईचांस में याद रखना राइट क्लिक करके रन करने का। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं यार ये पुरानी फाइल रन हो जा रही है, नई वाली नहीं हो रही रन। तो भाई कर रहे हो आप, राइट क्लिक करके करना पड़ेगा आपको। और प्रिंट आर डॉट टेक्स्ट आपके चाचू तो करने आएंगे नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है रादर आर डॉट जेसन करता हूँ। लेकिन अगर आर डॉट जेसन कर रहे हो ना तो याद रखना आपका रिस्पॉन्स वैलिड होना चाहिए, एक वैलिड जेसन आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए इस यूआरएल का, वरना फिर होगा क्या कि आपको मिलेगा एरर और आप आओगे मेरे पास रोते हुए। मैं चाहता नहीं ऐसा हो। तो देखो ये जो है जेसन में पार्स करने के बाद यहाँ पर रिटर्न करेगा, ये पार्स्ड जेसन है। अगर मैं प्रिंट करूँ, मैं आर डॉट जेसन के टाइप को प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ आर डॉट जेसन। ठीक है, और मैं इसको ज़रा रन करता हूँ और आप लोग देखो मैं जब टाइप ऑफ आर डॉट जेसन को प्रिंट करूँगा, एट दी एंड गया तो ये यहाँ पर क्लास डिक्शनरी बता रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसने जेसन को पार्स कर दिया और इसको क्योंकि मालूम है मैं पाइथन में हूँ तो ये जेसन पाइथन में किस तरह से मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ऐसे डिक्शनरी कर पाऊंगा पार्स की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे डिक्शनरी बना कर दे देता है। तो आर डॉट जेसन पाइथन में डिक्शनरी बना कर देता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया गेट पैरामीटर, गेट रिक्वेस्ट विद पैरामीटर्स। अब आप लोगों के डायरेक्टली इस यूआरएल को ही विजिट कर लेते ना एफ स्ट्रिंग बना के, दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव, नो प्रॉब्लम, कर लो। ठीक है, बट ये भी ऑप्शन है, ये बताना चाहता था। तो ये हो गया आपका गेट रिक्वेस्ट विद पैरामीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से मारी जाती है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जिस तरह से हम गेट रिक्वेस्ट मारते हैं उसी तरह से मारी जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्टली दिखाता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे मारी जाती है। तो
गेट रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट जिस तरह से किया जाता है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट किया जाता है। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ये आ गया, देखो ये इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट किया जाता है और ये डेटा जो है ये पोस्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, और http bin.org के बारे में बताऊँगा, http bin.org का रहस्य आपको बताऊँगा। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम मैं रखने वाला 04 स्पेस, और इसका नाम मैं रखूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट पी वाई। ठीक है, ये फाइल बन चुकी है। यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी करके, बट उससे भी पहले मैं इंपोर्ट करूँगा रिक्वेस्ट को। सो इंपोर्ट रिक्वेस्ट मैंने किया, आर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये डेटा इज इक्वल टू की वैल्यू, और मैं प्रिंट करूँगा आर डॉट टेक्स्ट। अब ये http bin.org क्या है, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। देखो होता क्या है, http bin.org एक वेबसाइट है जो कि आप लोगों को रिक्वेस्ट टेस्ट करने में मदद करती है। यानी कि गेट रिक्वेस्ट आप टेस्ट कर सकते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग कि HTTP मेथड्स, अलग अलग तरह के मेथड्स आप लोग भेज सकते हो। यानी कि अगर आप लोग को गेट रिक्वेस्ट जो कि डायरेक्टली हमारी ब्राउज़र की रिक्वेस्ट होती है, उसको अगर आप लोग को टेस्ट करना है तो आप यहाँ पर /get करो। ये क्या करता है ना, आपको बता देता है आपने कौन सी रिक्वेस्ट मारी है। http bin.org/get आपने किया तो ये कहेगा हाँ भाई देखो आपकी गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई। अगर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है तो ये आपको बताएगा आपने ये आर्ग्यूमेंट्स भेजे, ये आपके रिक्वेस्ट के हेडर्स थे, और ये आपका ओरिजिन था, इस IP एड्रेस से आपने भेजी थी ये रिक्वेस्ट, और उसी के साथ साथ ये URL था। तो कभी आपको IP एड्रेस भी देखना हो ना अपना, तो http bin.org आपको बता देता है। ठीक है, ये जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो IP एड्रेस भी आप यहाँ पर ओरिजिन से पता लगा सकते हो किस IP एड्रेस ने रिक्वेस्ट भेजी थी। तो http bin.org जो है रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, तो हम इसी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा तो मैं इससे एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ये मुझे बताए कि पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई और मुझे एक की वैल्यू दे दे। मान लो एक की वैल्यू ना दे के मैं हैरी वैल्यू दे दूँ, तो क्या ये मुझे यहाँ पर की वैल्यू की जगह हैरी वैल्यू दिखाएगा? यानी कि ये कह रहा है आपने एक फॉर्म सबमिट किया है, की वैल्यू मुझे मिले, विथ की मुझे वैल्यू मिली है। अब मान लो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, एंड मेक श्योर कि आप करेक्ट फाइल को रन कर रहे हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर रन कर सकते हैं इसको। तो देखो रन करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि आपने हैरी वैल्यू दी है। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हो तो ये आर्ग्स में आएगा, अगर आप लोग कोई फाइल सबमिट करना चाहते हो तो वो जो है आपका फाइल में आएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर $A=B कर दूँ, ठीक है मान लो, और मैं इसको रन करूँ, तो A और B जो है क्या यहाँ पर शो होगा? यस होगा, आर्क्स में शो होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट्स में आ जाएगा आपका। ये डेटा जो है, डेटा ब्लैंक है, फाइल्स आपका ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ सबमिट नहीं किया है। एज फाइल्स फॉर्म आपका ये है, और अगर आप लोग इसमें और वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसका मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रही है। अब आइडियली हम टेस्टिंग के टाइम पर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे तो आपके पास एक सर्वर होगा जिस पर आप एक लेजिट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे एक्सपेक्टिंग समथिंग। ठीक है, तो ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में हो गया। अब क्या करोगे आप लोग अगर आपको और तरह की रिक्वेस्ट भेजनी है? यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 05 अदर रिक्वेस्ट टाइप्स, तो अदर रिक्वेस्ट टाइप्स अगर आपको भेजनी है तो आप क्या करोगे? तो यार देखो इंपोर्ट रिक्वेस्ट तो आपको लिखना ही लिखना है, कुछ नहीं, सिंपल। आप बस यहाँ पर लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट, मान लो मुझे पुट रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा https:/http bin.org, पता नहीं भूल गया मैं यार, http bin.org है वैसे तो, हाँ ठीक है http bin.org चेक करना बनता है भाई, फिर एरर आएगा क्या फ़ायदा। ठीक है, ये मैंने किया, और मैं यहाँ पर मान लो पुट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ विद दिस डेटा। मैं कहूँगा डेटा इज इक्वल टू ए की जगह पर कर दो, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। मैं ज़रा कोलन लगा लूँ, और यहाँ पर इसको जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा r.text, और मैं इसको, इनफैक्ट मैंने गलत फाइल रन कर दी। राइट, जब भी नई फाइल बनाते हैं राइट क्लिक करके रन करना है। ठीक है, पाइचाम में याद रखना। और यहाँ पर ही कह रहा है मेथड नॉट अलाउड, वाओ ओके, /put मुझे करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर गलत URL दिया है तो ये मुझे बता देगा। अब मैं रन करूँगा तो ये कह देगा कि भाई A1 और B3 के साथ पुट रिक्वेस्ट आपकी सफल रही। ठीक है, तो ये देखो मुझे बता रहा है, कह रहा है A1 और B3 के साथ आपकी पुट रिक्वेस्ट सफल रही। तो पुट रिक्वेस्ट कब यूज़ की जाती है? पुट रिक्वेस्ट यूज़ की जाती है जब भी आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो। ठीक है, और आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी आप एक फॉर्म पोस्ट कर रहे हैं तो। आपकी गेट रिक्वेस्ट जब भी आप कुछ गेट यानी कि एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउज़र में हम जब भी कोई URL एंटर करते हैं तो वो एक रॉ प्लेन गेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है,
डिलीट रिक्वेस्ट डिलीट करने के लिए, और आपका और कौन सी होती है, और बहुत तरह की रिक्वेस्ट होती है एक्चुअली, और आप लोग इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी एग्जाम्पल्स आई गेस दिए हुए हैं कि भाई अगर आपको दूसरी रिक्वेस्ट टाइप डालनी है किसी भी सर्वर पे तो कैसे डालोगे। तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप पुट रिक्वेस्ट, मैं ज़रा सर्च करता हूँ यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट। देखो आइडियली तो मैं कहता हूँ कि यार ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शंस रिक्वेस्ट होती है, हेड रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो आइडियली तो मैं कहूँगा यार जो रिक्वेस्ट का क्विक स्टार्ट गाइड है वो पढ़ लेना, क्योंकि इतनी क्लैरिटी आ जाती है ना। मैंने पढ़ी और मुझे काफ़ी क्लैरिटी आई, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी से क्लैरिटी आई। तो कभी कभी, और कब पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक टिप शेयर करूँगा, आपको पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, बट जैसे मान लो मैं बताता हूँ मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर पढ़ी थी, और मैं बताता हूँ मैंने जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर पढ़ी थी। थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ी थी बाइक की सर्विस का वेट करते वक्त। मैंने फ़ोन में जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी और मुझे क्लैरिटी आ गई। और मैंने ये जो रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन है ये मैंने डेंटिस्ट के वहाँ पर वेट करते वक्त पढ़ी थी। तो ऐसे मौक़ों को अगर आप लोगों ने यूटिलाइज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं 100% प्रोडक्टिव मशीन हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी ऐसे मौक़ों को यूटिलाइज़ कर लिया तो आपका टाइम बचेगा और आप रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। खाली बैठने से अच्छा, एक दूसरे की शक्ल देखने से अच्छा आप कुछ प्रोडक्टिव कर लें, ठीक है। तो ये सारी रिक्वेस्ट आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। बस करना ये आपको http://port/delete/head/options में जाकर आपको रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। और बाकी भैया r.text पर आपका रॉ टेक्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, r.json में जेसन पास्ड यानी कि डिक्शनरी रिस्पॉन्स आएगा, और आप लोग जो है अपना काम आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ओके। अब देखेंगे इमेज किस तरह से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अगर आप लोग मान लो इमेज डाउनलोड करना चाहते हो रिक्वेस्ट से, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोग को बताता हूँ। ये है हमारा 06 और डाउनलोडिंग इमेजेस, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और इम्पोर्ट रिक्वेस्ट करने के बाद मैं एक दो मॉड्यूल्स और इम्पोर्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने फ्रॉम पिल जो कि पाइथन इमेज लाइब्रेरी है, इम्पोर्ट इमेज ग्रैब किया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने इनबिल्ट आईओ मॉड्यूल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और यहाँ पर ये r.content हमारी रिक्वेस्ट r=request हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काम तो यार ये लोग एज्यूम करेंगे कि आपको आता होगा, कि भाई आप ये ना पूछे कि r क्या है, request.get करके अपना आराम से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर सिंपली इमेज लिख दूंगा, और इमेज लिखने के बाद इमेजेस में जाऊँगा और यहाँ पर इनकी ले लेता हूँ इमेज, ठीक है। और ये URL ले लेता हूँ, और ये URL लेने के बाद आइडियली बताया अगर मैं मैक में हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं मैक में हूँ ना तो मैं इसको एक दूसरे डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, और मैं फिर ये करना पसंद करता हूँ जब भी मैं अपनी पर्सनल कोडिंग कर रहा होता हूँ। इनफैक्ट वीडियो भी बना रहा होता हूँ तो भी क्यों ना मैं ये करूँ, और ये सॉफ्ट रैप करूँगा तो ये पूरा दिखेगा आपको क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं एक काम करूँगा, वो होगा नहीं, फिर आप बताना क्यों नहीं हुआ। तो मुझे पिल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए आई एम श्योर कि मुझे पिप इंस्टॉल पिलो करना पड़ता है, ठीक है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, यानी कि अगर आप कहोगे पिप इंस्टॉल पिल कर लो, मैं नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर पिप 3 इंस्टॉल पिलो करने से मेरा पिलो मॉड्यूल इंस्टॉल भी होगा। देखो यहाँ पर ये हो भी गया इंस्टॉल, ही कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लेकिन ये यहाँ पर रेड दे रहा है। अब आप लोग को क्या हो सकता है पाईचार्म की कोई गड़बड़ हो, राइट क्लिक रन करके देखता हूँ फिर भी रन नहीं होगा, एरर आएगा। अब आप मुझे बताओ कि मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद भी ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, या आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, और मैं देखना चाहता हूँ क्लैरिटी आई है आपको कि नहीं आई है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। और अगर आप लोगों ने कहा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करो, देन यू वर राइट। तो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा पिलो। पिलो का मतलब तो पता ही होगा आपको। अब ये कह रहा है कि भाई यूजिंग कैश्ड, ऑलरेडी कैश था पिलो, और इसने इंस्टॉल कर दिया इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, एरर भी चला गया। अब देखो हमने क्या किया, एक इमेज ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर लिया। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि एक i.save फाइल पॉइंटर यानी कि fp करने से आपका ये इमेज सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर fp लिखूँगा ओपन, और मान लो img.jpg, और इसको राइट बाइनरी कर दूंगा, और fp.close भी कर दूंगा, ठीक है। और मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूंगा तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी इमेज जो है वो सेव हो जाएगी। तो पहले इमेज डाउनलोड होगी और फिर img.jpg जैसे आप देख सकते हो ये सेव हो गई। तो हम और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक सिर्फ फाइल होती, मान लो ये कोई भी फाइल होती सिंपल से, जैसे मान लो मैं पाईचार्म डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ डाउनलोड पाईचार्म, एक काम करता हूँ फाइल टाइप जिप, फाइल टाइप exe। एक काम करता हूँ यार, मैं इतनी टेंशन क्या ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से जाके कर लेता हूँ कॉपी लिंक एड्रेस, या फिर एक काम करता हूँ डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड्स में जाता हूँ और ये मैं ये कॉपी कर लेता हूँ लिंक, इसको कैंसिल करूँगा
और यहाँ पर इमेज, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। और मैं इसको .jpg नहीं करना चाहता, ना ही मैं यहाँ पर इसकी इमेज बनाना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से, कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा 07 और मैं यहाँ पर लिखूँगा डाउनलोडिंग फाइल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोडिंग फाइल्स लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा URL इज इक्वल टू, और ये पूरा मैं ना कॉपी करूँगा यहाँ पर। तो मैंने पूरा कोड कॉपी किया, एक्सेप्ट कि ये जो लाइन्स है ना, ये मैं ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर request.get URL करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर URL कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आप लोग, मैं यहाँ पर सॉफ्ट रैप भी कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे आपको। और मैंने यहाँ पर request.get URL तो किया, लेकिन मैं इस तरह से सेव नहीं कर सकता इसको, image.open byte.io r.content, ये मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसे करूँगा, मैंने लिखा आई इज इक्वल टू byte.io r.content, तो ये जो है एज अ फाइल सेव हो जाएगा। और ये फाइल को मैं फिर रखना चाहता हूँ एज लेट अस से pycharm.dmg, pycharm.dmg। और मैंने राइट बाइनरी किया और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा fp.write और मैं आई कर दूंगा और फिर इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा, इनफैक्ट राइट क्लिक करके रन करूँगा, तो डाउनलोड करेगा ये पूरा पाइचार्म। इनफैक्ट यार पता है क्या कि ना, ये URL बहुत ही बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो यार मुझे टेस्ट करने के लिए ना कुछ और डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से लाऊं यार एक छोटी फाइल, एक छोटी सी exe, डाउनलोड WinRAR। WinRAR कितने MB का होता है पता नहीं, 3.2 MB का होता है। ये करके देखता हूँ, डाउनलोड्स में जाना होगा और लिंक कॉपी करना होगा जल्दी से। कॉपी लिंक एड्रेस, 41 सेकेंड्स तक वेट कर लूँगा मैं इसके डाउनलोड होने का। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, ऊपर वाला मैंने इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, लगता है डाउनलोड कर रहा है। तो मैं इसको रन करूँगा दोबारा से और ये डाउनलोड करेगा 3.2 MB का WinRAR और उसको pycharm.dmg के नाम से सेव करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करने दो। वैसे तो मुझे सही जो उसकी एक्सटेंशन है उसके नाम से सेव करना चाहिए, बट लेट इट बी। अभी कह रहा है कि एक एरर आया, अभी कह रहा है कि अब बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट _io.bytes.io। तो यार मुझे यहाँ पर जो है r.content लिखना होगा। मैं यहाँ पर bytes.io का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ और अब ये सेव कर देगा। और इसका मुझे नाम एक्चुअली exe के नाम से कर देना चाहिए था, winrar.exe के नाम से इसको सेव करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये pycharm.gmg के नाम से सेव हो जाएगी। मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और दोबारा मैं डिलीट करूँगा, इसको रन करता हूँ। अभी दोबारा से देखता हूँ winrar.exe के नाम से ये आएगी कि नहीं आएगी। 3 MB की फाइल है, थोड़ा वेट कर लूँगा और ये आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया फाइल्स को, हमारा डाउनलोडिंग जो फाइल्स वाला जो सिस्टम है वो पूरा सही से ही काम कर रहा है। अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर ओपन इन करता हूँ, फाइंडर करता हूँ और आप देखो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाऊँ, इन्फो गेट इन्फो, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ये देखो 3.6 MB ऑन डिस्क है, मतलब ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, सेम चीज़ आप इमेजेस और MP3 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये MP3 फाइल होती, मान लो मुझे एक MP3 फाइल डाउनलोड करनी होती, मैं ज़रा MP3 फाइल आपको डाउनलोड करके दिखाना चाहता हूँ। वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है जब तक हम प्ले ना कर लें फाइल को। साउंड MP3, लेट्स सी हमें कोई MP3 फाइल मिल जाए, इसको देखें। और मैं क्या करूँगा ना कि इसका जो URL है वो कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इस फाइल का एक्सटेंशन वेव है और मैं इसको रन करूँगा यहाँ से और ये देखो winrar.wave जो है ये चल गई। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक ओपन इन फाइंडर करूँगा और इसको चलाऊँगा तो ये चल गई। तो मतलब हमारा डाउनलोडर काम कर रहा है। बट आइडियली यू वुड वांट टू स्ट्रीम द डाउनलोड। ठीक है, आप चाहोगे कि आप डाउनलोड को स्ट्रीम कर सको और ये पता लगा सकोगे कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। वो काम होता है आप जब स्ट्रीम करोगे डाउनलोड्स को उससे। ये कैसे होगा ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइल्स को स्ट्रीम कैसे किया जाता है, क्योंकि जो असली गेम है वो फाइल्स को स्ट्रीम करने का ही है। तो जल्दी से एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यार मैं ये दोनों फाइल्स ना उड़ाना चाहूँगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इनको रखूँ मैं, क्योंकि इनको रखने का कोई पॉइंट नहीं है। डिलीट एनीवे कर दूंगा इनको मैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा
स्ट्रीमिंग फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि फाइल्स को स्ट्रीम कैसे किया जाता है। अब स्ट्रीमिंग का पॉइंट क्या है और स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? स्ट्रीमिंग का पॉइंट ये है कि यार जब भी मैं कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे पता चलता रहे कि कितनी वो डाउनलोड हो चुकी है और कितनी डाउनलोड करने से रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्ट्रीमिंग का कोड दिखाता हूँ जो कि रिक्वेस्ट के क्विक स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो जब भी आप लोग चाहते हो कि आपकी फाइल एक एक करके स्ट्रीम हो तो आप लोग को सिंपली स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो डाउनलोडिंग फाइल्स वाला कोड था ना, इसको ऐसे के ऐसे ही लेकर आ जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही लेकर आ जाऊँगा, एक छोटी फाइल रखूँगा और एक बड़ी फाइल रखूँगा। बड़ी फाइल रखने का पॉइंट ये है कि मुझे पता चलता रहेगा कि ये फाइल कितनी डाउनलोड हो गई है और कितनी मुझे डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो मुझे यार विनरार वाला जो URL था वो मुझे चाहिए था, कहाँ गया विनरार वाला URL। आई होप ये वैलिड रहेगा। मैं कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा यहाँ पर, आई होप ये वैलिड रहेगा लिंक। कभी कभी लिंक्स में ना टोकन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से वो वैलिड नहीं रहता है, बट अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका लिंक जो है वो काफ़ी टाइम तक वैलिड रहेगा, ठीक है। विद दैट सेड अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोड है स्ट्रीमिंग फाइल्स का उसको ट्राई करेंगे। तो पहले मैं एक बहुत ही छोटी सी फाइल डाउनलोड करूँगा और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि रिक्वेस्ट डॉट ये करने के बाद स्ट्रीम इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल को स्ट्रीम करने में मुझे सहायता करेगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसका कुछ बाइट्स रीड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 बाइट्स रीड कर लो, बट नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। रादर हम ऐसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि 128 बाइट के चंक साइज में इसको डाउनलोड किया जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहूँगा इस फाइल को ओपन किया जाए winrar.exe को इन राइट बाइनरी और चंक साइज इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ 128। मैं अपने फाइल पॉइंटर का नाम f या फिर fp रखना पसंद करता हूँ, तो मैं इसका नाम यहाँ पर f कर दूंगा और यहाँ पर f डॉट राइट चंक मैंने कर दिया। तो ये क्या होगा, एक एक करके ये राइट करता जाएगा फाइल में, करता जाएगा एंड फाइनली ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, देखा है ना पाइथन कोर्स आप लोगों ने, मेरा नहीं देखा है तो फिर आपको ज़रूरत है देखने की, क्योंकि मैंने ये सारी बातें बताई हुई है कि जब भी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं, तो एफ डॉट क्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको पता ही नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, एफ डॉट क्लोज क्या और एफ क्या, फाइल पॉइंटर क्या, तो यार आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए पाइथन क्रैश कोर्स कम से कम, जो कि मैंने 5 प्रोजेक्ट्स के साथ रिसेंटली रिलीज़ किया है, ठीक है। एनीवेज अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने विद ओपन winrar.exe wb किया एज ए फॉर चंक इन r.iter कंटेंट ये, और इसको मैं अगर रन करूँगा अभी, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ये जो वेव फाइल है, उप्स मुझे यार इसका नाम वेव रखना चाहिए था, मैंने exe कर दिया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रन कर लूँगा और ये देखूँगा कि यार ये वेव फाइल चल भी रही है कि नहीं चल रही है। अब यहाँ पर चलनी तो चाहिए, तो मुझे इसको यार फिर से ओपन इन फाइंडर करना पड़ेगा और यहाँ से मैं मैक में डायरेक्टली प्ले कर सकता हूँ, ऐसे चल रही है। तो ये तो ठीक है। आप कहोगे भाई ये चंक साइज से डाउनलोड करने का मतलब क्या है, ये चल क्या रहा है? तो देखो चल क्या रहा है मैं बताता हूँ। होगा क्या, जितना भी साइज़ होगा इसका वो मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा, और वो कैसे मैं पता लगाऊंगा इसका साइज़ क्या है, एक हेड रिक्वेस्ट भेजकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक हेड रिक्वेस्ट भेजूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका जो टोटल साइज़ है वो पता करूँगा कितना है। तो जब भी हम कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो हेडर्स होंगे, जो गेट रिक्वेस्ट के हेडर्स होंगे, तो मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेक्टेड कर देता हूँ। इनफैक्ट इस वेरिएबल का नाम मैं बहुत सही रखना चाहता हूँ, टोटल एक्सपेक्टेड बाइट्स इज इक्वल टू, अगर मैं कर दूँ r डॉट हेडर्स और मैं यहाँ पर कर दूँ कंटेंट लेंथ, और इसके बाद मैं अगर प्रिंट करूँ इसको प्रिंट टोटल एक्सपेक्टेड बाइट्स, तो ये मुझे बताएगा कि कितनी बाइट्स एक्सपेक्टेड है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई इतनी बाइट्स आने वाली हैं और कितनी आ चुकी हैं, और मैं यहाँ पर by कर दूंगा, by इज इक्वल टू, मैं इसको बाइट्स रिसीव्ड कर दूंगा। तो इस पॉइंट तक बाइट रिसीव्ड 0 है, कोई बाइट रिसीव नहीं हुई है। और जैसे जैसे ये लूप चलता जाएगा मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा बाइट रिसीव्ड प्लस इज इक्वल टू 128। तो मैं कहूँगा कि यार देखो जो बाइट्स रिसीव्ड हैं वो 128 से इंक्रीमेंट कर दो। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर प्रिंट करूँगा बाइट रिसीव्ड, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एक एफ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिखूँगा बाइट रिसीव्ड आउट ऑफ टोटल, कितना, टोटल एक्सपेक्टेड बाइट्स। तो मैं जैसे ही इस लूप को रन करूँगा, मैं इसको ज़रा यहाँ पे ये कर देता हूँ,
और मैं इसको यहाँ पर ज़रा इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँगा क्योंकि एक इंटीजर है और आर डॉट हेडर्स कॉन्टैक्ट लेंथ हम करेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग हमें मिलेगा। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा ना तो आप लोग देखो ये कह रहा है 0 आउट ऑफ टोटल इतना रिसीव्ड, और ये सिर्फ एक बार इसने रन किया। इनफैक्ट मुझे ये फॉर लूप में डालना चाहिए था यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। और जैसे जैसे ये रिसीव होता जा रहा है वैसे वैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा। ये काम मुझे लूप के अंदर करना था और देखो ये इसने डाउनलोड कर लिया, 128 करके इसने डाउनलोड कर दिया। तो ये लूप स्टार्ट हुआ 10, फिर 128 रिसीव हुए, फिर 256 रिसीव हुए, फिर इतने रिसीव हुए एंड फाइनली टोटल रिसीव हो गए। तो जो लास्ट वाली आइट्रेशन आप लोग देखोगे ना वो देखोगे कि पूरे रिसीव हो गए, इतने आउट ऑफ इतना रिसीव, फिर बचे हुए इसने एंड में ले लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रीम किया जा सकता है फाइल्स को। बट मैं आप लोगों को ना एक मॉड्यूल दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है TQDM। अब TQDM क्या है? TQDM एक मॉड्यूल है जो कि आपको बहुत ही बढ़िया सा प्रोग्रेस बार देता है। तो मैं इसके एग्जांपल्स में जाता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कि प्रोग्रेस बार कैसे हम लोगों को मिलेगा। अब ये TQDM request.py, मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से TQDM का प्रोग्रेस बार हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि TQDM को प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मुझे ऐसा प्रोग्रेस बार मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमने फॉर आई इन TQDM रेंज ये किया तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ये। ठीक है, और बस मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं अपने इस यूज़ केस के लिए कैसे यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि TQDM को रिक्वेस्ट के साथ मुझे इस तरह से दिखा। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, सबसे पहले पिप इंस्टॉल TQDM करूँगा जो कि एक मॉड्यूल है। इंपोर्ट करूँगा TQDM को, और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस फॉर लूप में TQDM चला के ये दिखाना है कि भाई कितना प्रोग्रेस हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकते हैं TQDM, और मैं भी देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। और मैंने ये किया तो ये कह रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। तो इसका यार मुझे यूज़ देखना पड़ेगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से किया जा सकता है इसको, फॉर TQDM इन रेंज 1000, और ये कुछ इस तरह से काम करता है। मैं काम करता हूँ यार TQDM विद पाइथन रिक्वेस्ट्स, देखता हूँ कि किस तरह से पाइथन रिक्वेस्ट के साथ इसको यूज़ करना है। तो किसी ने बताया हुआ तो है यहाँ पर कि फ्रॉम TQDM इम्पोर्ट TQDM करो, और टोटल साइज एंड बाइट्स भी मैंने निकाल लिया है, फिर मैंने यहाँ पर ब्लॉक साइज भी निकाल लिया है। तो ये कह रहे हैं आप प्रोग्रेस बार बना लो कुछ इस तरह से, और प्रोग्रेस बार डॉट अपडेट कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ, TQDM से प्रोग्रेस बार बना लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा टोटल एक्सपेक्टेड बाइट्स, और उसके बाद मुझे TQDM करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था। हम TQDM का यूज़ कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, प्रोग्रेस बार डॉट अपडेट करेंगे, और हम यहाँ पर 128 से अपडेट करेंगे प्रोग्रेस बार को। और मैं यहाँ पर 128 भी नहीं, बाइट्स रिसीव्ड से बाइट्स रिसीव्ड, और इसके बाद फाइनली प्रोग्रेस बार डॉट क्लोज। ठीक है, फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा तो प्रोग्रेस बार डॉट क्लोज्ड, तो प्रोग्रेस बार डॉट क्लोज एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं काम करता है कि नहीं यार। देख रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो ओके, तो मैंने फ्रॉम TQDM नहीं लिखा यार, फ्रॉम TQDM इम्पोर्ट TQDM, लेट्स इम्पोर्ट, और ये यहाँ पर कह रहा है 339 MIB, और इसने सिर्फ एक बार अपडेट किया इसको। आई डोंट नो वाई यार, क्या चल रहा है ये। तो 339 MIB 12.9 GB पर सेकेंड, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। मैं देखता हूँ यहाँ पर, और ये यूनिट इज इक्वल टू IB ज़रा हटा के देखता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको रन करके दोबारा से देखता हूँ, और इसने जो है यूनिट्स चेंज कर दी है अभी। लेट्स सी किस तरह से काम कर रहा है, एम आई मिसिंग समथिंग, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और ब्लॉक साइज इज इक्वल टू ये लेंथ ऑफ डेटा फॉर डेटा इन रिस्पॉन्स। ओके, तो आई थिंक मुझे इसको 128 करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बाइट्स रिसीव्ड, और अभी चला कर देखता हूँ। ऑल राइट, सो लेट मी फिगर आउट कि क्या इशू है यार। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी इंटरनेट स्पीड इतनी तेज़ है कि ये वाली फाइल एकदम डाउनलोड हो जा रही है, तो प्रोग्रेस बार दिखाने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हाउ अबाउट मैं थोड़ी बड़ी फाइल डाउनलोड करूँ और इसका नाम मैं exe रख दूँ, winrar.exe, और अब चला कर देखूँ इसको, एंड वाओ यार, जो चीज़ मैं चाह रहा था वो हो गई। और यार ये देखकर इतनी संतुष्टि मिल रही है ना, इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, क्या बताऊँ आपको। शायद आप लोग मेरी भावनाओं को समझोगे नहीं, लेकिन यार मज़ा आ गया यार। अच्छा, फिर ये एट दी एंड अपडेट करके प्रोग्रेस बार को ऐसे दिखा देता है कि इतने टाइम में डाउनलोड कर लिया।
अब मैं एक काम और करूँगा, पता है क्या, कि मैं बाई चांस प्रोफेशनल को लगाऊंगा डाउनलोड पे और यहाँ पर देखूंगा कि क्या ये क्या ये मुझे डाउनलोड करते वक्त स्ट्रीम करके दे रहा है कि नहीं। इसको मैं रन करूँगा और आप लोग देखो ये मुझे स्पीड भी दिखा रहा है। अरे वाह यार, ये तो बहुत सही चल रहा है यार, मेरे को मज़ा ही आ गया यार सच्ची में। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है भाई इतने एम बी में से डाउनलोड हो गए। तो यार आप किंटर का इस्तेमाल करके एक डाउनलोडर बना सकते हो, समझ रहे हो आप लोग। और जैसे कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है ना, उसी तरह की एक सॉफ्टवेयर बनाई जा सकती है इस चीज़ को इस्तेमाल करके। सो दिस इज़ हाउ यू स्ट्रीम फाइल्स। और यार देख कर तो मज़ा आ गया यार सच्ची में। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। बट दिस इज़ हाउ यू स्ट्रीम फाइल्स इन पाइथन यूजिंग रिक्वेस्ट मॉड्यूल। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रॉक्सी सर्वर को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बात की और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉक्सी क्या होती है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं एक इमेज से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। जैसे मान लो कि आप क्लाइंट हो, मैं क्लाइंट सर्वर के हिसाब से बात करूंगा, मैं एलिस बॉब के हिसाब से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो क्या होता है, ये क्लाइंट है, जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो अपनी आईपी एक्सपोज करते हो और एक्सेस करते हो। लेकिन जब आप प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हो तो आप प्रॉक्सी सर्वर से बात कर रहे हो। कुछ ऐसा समझ लो कि अगर आप मेरे से कहते हो कि यार शुभम को कहो कि यार तू बहुत बुरा है, तो मैं जाके बोल दूंगा शुभम बहुत बुरा है। अब जो शुभम करेगा वो मेरे साथ करेगा, ठीक है। अब अगर मैं वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको बहुत लाइटली लेना एग्जाम्पल को। अब मान लो मैं अपने दोस्त या अपनी दोस्त प्रियंका से कहता हूँ यार ये शुभम को ज़रा बुरा भला बोल के आओ यार, वो बहुत बहुत ही बेकार बातें करता है, वो जाओ उसको बोल के आओ बुरा भला। तो प्रियंका जाके बोलेगी, अब प्रियंका जाने शुभम जाने, मैं यहाँ पे साइड हो सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के यही है प्रॉक्सी सर्वर की, आप रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को बता देते हो कि यार यहाँ भेज दो, और प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट भेज देगा, रिस्पॉन्स भी आपको दे देगा। फिर प्रियंका से मैं पूछूंगा भाई तूने शुभम को वो बात बोली क्या बोला शुभम ने, प्रियंका मुझे बता देगी, तो रिस्पांस दे देगी, रिक्वेस्ट प्रियंका भेजेगी, रिस्पांस भी दे देगी। और उसी हिसाब से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन जो है एक प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हो सकता है। तो प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉक्सी सर्वर होना चाहिए जो कि ये काम करने के लिए तैयार हो। तो मैं यहाँ पर IP रॉयल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं लॉग इन करता हूँ IP रॉयल पर और रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज पर जाता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये इन्होंने कर्ल रिक्वेस्ट दे रखी है, मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड दे रखा है। तो मैं यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर जो है यूज़ कर सकता हूँ और अपनी रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो प्रॉक्सी है इसका प्रयोग करूँगा पाइथन में, ठीक है। तो देखो वो चीज़ कैसे की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 09, एक सबसे पहले तो नई फाइल बना लूँगा पाइथन फाइल, फिर लिखूँगा 09 प्रॉक्सी सर्वर। मैं प्रॉक्सी सर्वर के नाम से इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा रिक्वेस्ट, और मैं एक चीज़ और करता हूँ, गूगल सर्च करूँगा हाउ टू यूज़ रिक्वेस्ट प्रॉक्सी इन रिक्वेस्ट पाइथन लिखने वाला था मैं, बट ठीक है यार आजकल गूगल बहुत समझदार है, समझ जाता है। तो देखो यहाँ पर कभी ना कभी मैंने इस लिंक को खोला हुआ भी है, आप देख सकते हो। और कुछ इस तरह से ये कोड है जो कि आपको प्रॉक्सी यूज़ करने में मदद करेगा। बहुत ही सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है यार। ये कह ये रहे हैं कि भाई आप क्या करने वाले थे, जिस भी सर्वर को हिट करने वाले थे, अब यहाँ पर प्रॉक्सी बता दो किस प्रॉक्सी के थ्रू करना है। तो मैं एक काम करूँगा, एक गेट रिक्वेस्ट भेजूँगा। मैं ना इसी को कॉपी करता हूँ, बस मैं गेट रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, प्रॉक्सी इज इक्वल टू प्रॉक्सीज कर दूंगा यहाँ पर। बस इतना करना है मैंने, बस इतना ही करना है बस। प्रॉक्सीज इज इक्वल टू प्रॉक्सीज, ये डेटा यहाँ से हटा दूंगा और इसको गेट रिक्वेस्ट कर दूंगा और इसको भी हटा दूंगा यहाँ से और इसको भी गेट कर दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं r.text को प्रिंट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर प्रॉक्सी की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी IP रॉयल की प्रॉक्सी। तो मैं आऊँगा अपने IP रॉयल के अकाउंट में और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि जो फॉर्मेट होता है वो मैं बता दूँ आपको, यूज़र नेम कोलन पासवर्ड @hostname:पोर्ट, यही होता है, ठीक है। तो मैं ये दे दूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरी HTTP प्रॉक्सी हो गई और ये मेरी HTTPS प्रॉक्सी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर HTTP ही कर दूंगा मैं, क्योंकि IP रॉयल की प्रॉक्सीज HTTP पर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो HTTP प्रॉक्सी मैंने कर दिया, HTTPS प्रॉक्सी कर दिया, इसको रन करूँगा और यहाँ पर r.text मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन IP इसने मुझे ये बताया, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, अब देखूँगा कि IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस लुकअप, ठीक है। अब मैं तो इंडिया में हूँ बट मैं भी इस IP एड्रेस को ज़रा लुकअप करके आपको दिखाता हूँ। IP की डिटेल्स जब मैं फाइंड करूँगा तो आप देखो ये कहाँ पर आ रहा है, ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा बता रहा है, जबकि मैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में हूँ भी नहीं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैं कंट्री रैंडम कर सकता हूँ,
मान लो मैं कंट्री कर देता हूँ यहाँ पर बेलारस कर देता हूँ, ठीक है। और ये यूज़र नेम हो गया, ये मैं ना ये चुन लेता हूँ, ये वाला, ये कॉपी करूँगा और ये कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड सेम हेयर एज वेल, ठीक है। और अब मैं रन करूँगा दोबारा से इसको, इस बार दूसरा आईपी एड्रेस मुझे देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर 93 करके आईपी एड्रेस देखने को मिला। देखते हैं इसको लुकअप करते हैं, देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो आईपी एड्रेस लुकअप और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस डाल दूँगा, इसको लुकअप करूँगा आईपी एड्रेस को, और यहाँ पर देखो ये कंट्री बेलारस आ गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सी को यूज़ किया जा सकता है। आप इसको विंडोज़ में भी सेटअप कर सकते हो गूगल सर्च करके, बट अभी मैं रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट के ही बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉक्सी जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी आईपी एड्रेस जो है वो प्रॉक्सी सर्वर को तो मिल जाएगी, लेकिन आगे की जो रिक्वेस्ट है आपकी जो कि मेन सर्वर के पास जाएंगी वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉक्सी को यूज़ किया जा सकता है। तो वेब स्क्रैपिंग वगैरह अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इनका जो आईपी रॉयल का प्लान है ना, इसमें एक चीज़ और होती है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कभी आप वेब स्क्रैपिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स उठाओगे फाइवर वगैरह से, मुझे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसमें कि मुझे बहुत हैवी लेवल पर स्क्रैपिंग करनी पड़ी है, और उस वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। मैं बताता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। आप क्या करो, कंट्री को रैंडम कर दो, ठीक है। यहाँ पर रैंडमाइज आईपी कर दो, स्टिकी आईपी मत करना। स्टिकी आईपी से क्या होता है कि आईपी सेम होती है, ठीक है, सेम रहने की कोशिश करेगी आईपी। तो मैं चाहता हूँ मेरी आईपी रैंडम बदलती रहे, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि इस प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हो। सिंपल ही है यार, बहुत सिंपल है। एक पर्टिकुलर कंट्री अगर आप चाहते हो तो उस कंट्री को ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सही है यार, मुझे काफ़ी सही लगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ थोड़ा सा वेब स्क्रैपिंग के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने काफ़ी बात करी इन सब चीज़ों की, वेब स्क्रैपिंग की तरफ हम गए। तो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वेब स्क्रैपिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है यार फ्रीलांसिंग में। एक सबसे, मैं कहूँगा वेब स्क्रैपिंग सबसे ज़्यादा आसान और आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकती है अगर आप एक बिगिनर फ्रीलांसर है। मैं बिगिनर की बात कर रहा हूँ। बहुत ईजीली, ट्रस्ट मी, मैंने $20, $50, $80, आधे घंटे भी नहीं यार, मतलब 10-20 मिनट का कोड लिख कर, और एक बार मैंने कोड लिख दिया तो मुझे बस क्या करना है, मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरे पास स्किल्स है, मैंने कहा हाँ ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकालो, ये चीज़ यहाँ से निकालो, कोड लिखा और स्क्रैप कर दिया वेबसाइट को, दैट्स इट, चलाकर छोड़ दिया, रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सी लगा दी, बस हो गया। ये करने के बाद मेरा डेटा आ गया, क्लाइंट को भेज दिया, दैट्स अबाउट इट। तो इस तरह के काम अगर आप लोग करना चाहते हो और फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग को ब्यूटीफुल सूप हो गया, और उसी के साथ साथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में अब बात करते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आप लोगों को जो करना पड़ेगा वो है आपको ब्यूटीफुल सूप के बारे में जानना होगा। तो ब्यूटीफुल सूप एक मॉड्यूल है जिसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग यहाँ टर्मिनल में जाकर पिप इंस्टॉल BS4 लिख दो और आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में ब्यूटीफुल सूप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पाइथन फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 10 स्पेस स्क्रैपिंग यस scraping.py। तो स्क्रैपिंग की जो पहली स्टेप होती है, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं ना स्क्रैपिंग से रिलेटेड, मैं हमेशा स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स उठाया करता था सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। उसका रीज़न ये होता था कि मुझे बहुत आसान लगती थी स्क्रैपिंग, और मैंने एक बार 2-3 बार स्क्रैपिंग कर ली तो मुझे ऐसा लगता था ईजी मनी है, ठीक है। हालांकि उतनी ईजी मनी होती नहीं है, बट लगता है एक बार आपको वो चीज़ आ जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का। तो मैं ये कहता हूँ कि यार सबसे पहले डेटा कलेक्शन कर लो, यानी कि HTML फाइल्स को जनरेट कर लो। ऐसे में मैं क्या करता हूँ कि एक HTML नाम से फोल्डर बनाता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक डायरेक्टरी बनाओ और उसका नाम रख दो HTMLs, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, HTMLs रहेंगी। मान लो मेरे पास कोई पेज है और उस पेज, मान लो 5 लिंक है, मेरे पास लिंक्स हैं। मान लो मेरे पास एक लिंक है www.codewithharry.com/blog, और एक मान लो मेरे पास लिंक है codewithharry.com/videos। एक है मान लो मेरे पास लिंक codewithharry.com/contact, और ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पर 3 लिंक से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर ऐप कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब करो ना तो इसको ट्राई करना बहुत सारे लिंक्स के साथ। 3 के साथ चलेगा तो 3000 के साथ भी चलेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि r = request.getLink, ठीक है।
और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा विद ओपन और मैं कहूँगा HTMLs में स्लैश और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा और मैं कहूँगा कि यार एक फाइल बना दो, एक .html फाइल बनाओ। और उस .html फाइल का नाम क्या होगा, उस .html फाइल का नाम होगा link.split। हम स्प्लिट करेंगे बाय स्लैश और क्या करेंगे, स्लैश से स्प्लिट करने के बाद जो उप्स मैं डबल कोट यूज़ नहीं कर सकता, ये डबल कोट ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिए, स्लैश और -1 यानी कि लास्ट वाला इसका ले लेंगे। तो स्लैश से मैंने स्प्लिट करके जैसे कि blog.html बनेगी, एक videos.html बनेगी, एक contact.html बनेगी। पाइथन आता है ना, आना भी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा मैं कहूँगा बेसिक पाइथन वीडियो नहीं है, ये डीप डाइव वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTMLs के अंदर मैंने ये किया, मैंने कहा एज एफ और मैं कहूँगा f.write और मैं इसके बाद लिख दूंगा r.text। तो मैं रॉ टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, इन फाइल्स में राइट कर रहा हूँ। इसको मैं रन करूँगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरी जो HTMLs वाला फोल्डर है वो अभी कह रहा है नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए था मोड कि भाई मैं राइट मोड में इसको खोलना चाहता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रीड करता है ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में खुलता है, तो मैंने राइट मोड में इसको खोल दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि HTMLs के अंदर blog.html का HTML कॉन्टेंट आ गया, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो contact.html आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर contact.html, videos.html सब कुछ आ गया है, ठीक है, काफ़ी सही से आ गया। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये जो आपके पेज का सोर्स कोड है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर contact.html में google.com pre-connect is equal to google.com, मैं बस देखने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि ये चल क्या रहा है। एक्चुअली पता नहीं क्यों यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत कर दी थी कोड विद हैरी की, जिसकी वजह से पेजेस गलत आ गए। तो मैं इसको दोबारा से रन करूँगा और वही मैं सोचूँ कि यार यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिख कर आ रहा है, ये डेटा की और ये वो। अभी यहाँ पर जो कंटेंट आएगा वो codewithharry.com का होगा। और मैं काफ़ी टेंस्ड हो गया था, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर अभी codeWithHarry लिखा हुआ है और यहाँ पर सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी HTML को पार्स करके इसके अंदर से कंटेंट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जाएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल की सहायता से आप निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पर C++ और जो चीज़ें पेज में है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके पाइचार्म का बिल्ट इन प्रीव्यू देख सकते हो। कैसे देखोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप ओपन इन करो और यहाँ पर बिल्ट इन प्रीव्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट एडेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको कंटेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पर जो है इसको कंटेंट को, जो आपका सोर्स कोड है उसकी रॉ HTML को सेव करा सकते हो ऐसे। अब यहाँ पर एक बार हमारे पास ये सारा का सारा डेटा आ जाता है, हम फिर क्या करते हैं, इसकी स्क्रैपिंग करते हैं। तो एक बार ये HTML फोल्डर बन गया तो उसके बाद मैं काम करता हूँ, ज़रा इसको रीफैक्टर करता हूँ, राइट क्लिक करके रीफैक्टर रीनेम करता हूँ और स्क्रैपिंग डेटा कलेक्शन रख देता हूँ इसका नाम। और अब मैं 11 करके एक और फाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रखूँगा स्क्रैपिंग और करूँगा डेटा पार्सिंग डॉट py। नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो इस बार मुझे इंपोर्ट रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट OS करूँगा और मैं लिखूँगा फॉर फाइल्स। इनफैक्ट फॉर फाइल्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं फॉर फाइल्स कर सकते हैं, फॉर फाइल्स इन OS। देखो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और मैं कह रहा हूँ कि भाई HTML फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स ले लो फॉर फाइल इन। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट फाइल करूँ तब आप लोग देखना यहाँ पर इस फाइल का नाम आ जाएगा। देखो blog.html ये और ये। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा विद ओपन और मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML/फाइल एंड फाइल इज़ अ वेरिएबल। तो एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा और ना ये सब बेसिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं लिख दूंगा अब, क्योंकि अगर आप लोग अभी तक इतनी पाइथन जानते हैं कि यार ये कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं f.read करूँगा तो ये मेरा HTML कंटेंट आ जाएगा। तो मैं HTML कंटेंट इज इक्वल टू f.read कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फ्रॉम BS4 import beautiful soup। मैं लिखूँगा soup इज इक्वल टू beautiful soup HTML कंटेंट और HTML डॉट पार्सर। और अगर मैं प्रिंट करूँ ना अभी सूप को, तो सूप क्या है, सूप बेसिकली ब्यूटीफुल सूप का एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, जिसको हम आइट्रेट कर सकते हैं, इसके अंदर से सारे टाइटल्स वगैरह निकाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सूप डॉट टाइटल करता हूँ और इसको रन करता हूँ दोबारा से और देखो ये टाइटल आ गए, ये टाइटल टैग्स आ गए इसके। अब सूप आपने एक बार बना लिया HTML फाइल का, तो आप उसके अंदर से A टैग्स, उसके अंदर से li टैग्स, XPath, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार देखो मैं इतनी डिटेल में तो अभी नहीं बताने वाला, बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा
कि ब्यूटीफुल सूप जो है उसको आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर पढ़ो। जैसे कि सूप डॉट प्रिटिफाई है, वो इस तरह से प्रिटिफाई कर देता है HTML को। सूप डॉट टाइटल से टाइटल आ जाता है, सूप डॉट टाइटल डॉट नेम से जो एग्जैक्ट टाइटल टैग है वो आ जाता है, फिर सूप डॉट टाइटल डॉट स्ट्रिंग करने से उसके अंदर का कंटेंट आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सारे A टैग्स चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ फॉर लिंक इन सूप डॉट फाइंड ऑल, और मैं कहूँगा A, और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट लिंक कर दूंगा, और प्रिंट लिंक करने से मुझे इस पेज के अंदर के सारे लिंक्स मिलेंगे। आप देखो A टैग्स मिल गए मुझे सारे। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, A डॉट गेट href कर सकता हूँ अगर मुझे इसके अंदर का सिर्फ href चाहिए तो। एंड नोटिस कि ये कितनी तेज़ रन कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी है। तो मैं हमेशा जब भी अपने वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो पहले फाइल्स को इकट्ठा कर लेता हूँ फोल्डर में। एक बार मैंने यहाँ से नेटवर्क वाला काम कर लिया, प्रॉक्सी वाला काम कर लिया, जो मुझे करना है वो कर लिया, एक बार डेटा मेरे पास आ गया, देन आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं सर्वर को हिट कर रहा हूँ कितनी बार, कितना डेटा आ गया, कितनी रिक्वेस्ट फेल हुई, वो सारी टेंशन खत्म। डेटा मेरे पास मौजूद है, आ चुका है, उसकी पार्सिंग अब मुझे करनी है। सिर्फ मेरे पास जो लोकल कंप्यूटर में डेटा है उसको मुझे पार्स करना है। आप मेरे कंप्यूटर का तार निकाल दो इंटरनेट वाला, और मैं उसके बाद भी ये काम कर लूँगा, क्योंकि रिक्वेस्ट मुझे अब नहीं मारनी है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। और अगर जिस भी साइट से मैं डेटा स्क्रैप कर रहा हूँ उसने सर्वर बंद भी कर दिया ना अपना, उसके बाद भी मेरे पास HTML है, मैं यहाँ से पार्सिंग कर सकता हूँ और डेटा निकाल सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है ये काम करने का। तो हमेशा 2 स्टेप में करो। डेटा कलेक्शन कर लो, पहले HTML फाइल्स डाउनलोड कर लो, इसके बाद पार्स कर लो, उन HTML फाइल्स में से डेटा निकालो। एक और फ़ायदा होता है, जैसे मान लो कि आज मुझसे मेरे क्लाइंट ने कहा कि यार मुझे टाइटल चाहिए और मुझे पहला पैराग्राफ चाहिए। मैंने उसको स्क्रैप करके दे दिया। मान लो मैंने इस तरह से HTML फाइल्स नहीं निकाली। अब मान लो कल वो मुझसे कहता है यार हैरी एक काम और करना यार, और ऐसा हुआ है मेरे साथ प्रैक्टिकली, यार फुटर में से भी थोड़ा बहुत कंटेंट निकालना है, वो भी निकाल लो। क्या मैं दोबारा से उन HTML फाइल्स को, अगर मैं ऑन द फ्लाई ये काम कर रहा हूँ यहीं पर सूप बना लूँ, ब्यूटीफुल सूप, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। बस ये बताना चाहता हूँ, एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई होप आपको भी बना रही है सेंस। ठीक है, तो ये था डेटा स्क्रैपिंग के बारे में। अगेन डेटा स्क्रैपिंग का अगर आपको वेब स्क्रैपिंग का ट्यूटोरियल चाहिए, इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए, मुझे बता दो, और मैं आप लोगों को जो है वेब स्क्रैपिंग करना सिखा दूंगा अच्छे से डिटेल में। अभी के लिए आप लोग इस डॉक्यूमेंटेशन से काम चलाओ, और मैंने एक वीडियो बहुत पहले बना रखा था, उसको आप लोग सर्च कर सकते हो वेब स्क्रैपिंग का, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज मैं तो कहूँगा कि यार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और यहाँ से करते करते सीखो। ठीक है, अगर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। आई नो वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट्स आएंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। सो या दैट वाज ऑल अबाउट वेब स्क्रैपिंग, प्रॉक्सीज, रिक्वेस्ट मॉड्यूल। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। फाइल स्ट्रीमिंग मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया करने में, क्योंकि इसकी सहायता से पता है आप लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जो कि है एक डाउनलोडर बनाना जो कि स्ट्रीम करेगा फाइल्स और मल्टीपल फाइल्स डाउनलोड करके आपको देगा और ट्रैक करेगा प्रोग्रेस को। तो ये चीज़ आप करके बना सकते हो, एक फाइल डाउनलोडर, और उसका GUI बनाओ किंटर का इस्तेमाल करके, Tkinter का इस्तेमाल करके। बहुत सारे लोग Tkinter पढ़ते हैं उसको, तो उसका इस्तेमाल करके बना सकते हो। अब अगर आप लोग रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज खरीदना चाहते हो तो आप कोड 30 का इस्तेमाल करना, उससे आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। तो मैंने IP रॉयल्स के साथ पार्टनर करके इसमें 30% ऑफ का कूपन उनसे बोला है बनाने के लिए, एंड दे वर काइंड इनफ टू प्रोवाइड इट टू मी। तो आप लोग यहाँ पर रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज में जाना, क्रिएट न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना, और इसके बाद यहाँ पर आप लोग जितनी भी GBs आपको चाहिए वो चुन सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको GBs चाहिए आप यहाँ पर कोड 30 का प्रयोग कर सकते हो, और जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो आप देखना यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप देख सकते हो 30% डिस्काउंट आप लोग को मिल गया। तो आप कोड 30 का प्रयोग करें जब तक ये ऑफर एक्सपायर नहीं होता है। अगर आप लोग को ये प्रॉक्सीज चाहिए, अगर आप लोग को कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल गए हैं तो डेफिनेटली आप लोग को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको जो है ट्राई आउट कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आप लोग समझ गए सारी चीज़ें, मज़ा आया कि नहीं आया। वेब स्क्रैपिंग का ट्यूटोरियल किस किस को चाहिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।